अभी भी वक्त है, सीरियस नहीं होंगे फिर धीरे 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 ये बहुत जमा हो जाएगा और जो आप कोप अप ही नहीं कर पाएंगे। और एक वक्त ऐसा होगा 11th का टाइम खत्म और आप लोग को जीरो पता, कुछ नहीं पता। तो अब देखो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चा है उससे सीखने का कोशिश करेगा ये, और देखेगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और मुझे कहाँ सही करना चाहिए, और मैं किस क्वेश्चन को गलत ढंग से सोच रहा था और मुझे किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है। अब देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का मॉड्यूल में था वो टेस्ट में था, वो ये था कि द इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज। देखो जरा ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता था, कितने कितने ग्लूकोज को कितने ऑक्सीजन चाहिए, 6, और 6 ऑक्सीजन मिलके वो क्या करता प्रोड्यूस, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या होता था 6 वाटर, और प्लस क्या होता था 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही था, जो मैंने आपको एक ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म का रेस्पिरेशन का मैंने आपको रिएक्शन बताया था। सो यहाँ में प्लस होगा और यहाँ में प्लस होगा, और देन ये रिएक्शन कंप्लीट बन जाएगा। अब नेक्स्ट देख लो आप यहाँ में सेकेंड क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो देखो यहाँ में एक वर्ड जो है, ऑप्शन जरा बता दो क्या होगा इधर में, ये वाला इसका सही आंसर है, इसका आंसर गलत दिया है और ये वाला इसका सही आंसर होगा, ग्लाइकोस एंड लाइसिस। बिकॉज ग्लाइको वर्ड ग्लाइकोस से लिया है और लाइसिस वर्ड इसे लिया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अगर जिस बच्चे का हाँ, जिस बच्चे का सही हुआ होगा ये वाला दिया है तो वो अपने मार्क्स में 4 मार्क्स ऐड करेगा, और आप लोगों का ओवरऑल मार्क्स जो बनेगा मैं उसमें ये 4 मार्क्स ऐड करा दूंगा। तो जिस बच्चे ने भी ये दिया है, अगर ये आंसर के हिसाब से गलत गया है तो आप लोगों को ये मानना है +4 मार्क्स अपने 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 मार्क्स में ऐड करना है। तो देखो बच्चों, इन एनिमल सेल्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन इज, जरा क्या था सबसे पहला ग्लूकोज का किससे ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, किससे स्टार्ट हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस से। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो है वो ग्लाइकोलाइसिस था। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या हुआ था, लिंक रिएक्शन। बच्चों लिंक रिएक्शन के बाद क्या हुआ था, क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल के बाद क्या हुआ था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। देखो यहाँ पे ईएमपी पाथवे, जरा किसका नाम था ये ईएमपी पाथवे, एमडन मेयरफ। वेरी गुड, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे का नाम है ईएमपी, जो एमडन मेयरफ और पार्नस ने दिया था। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो ग्लाइकोलाइसिस होगा। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन, मैंने आप लोगों को कहा था ग्लाइकोलाइसिस इन अ यूनिवर्सल पाथवे। यूनिवर्सल पाथवे मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, साइटोप्लाज्म। हाँ जस्ट वेट आप लोगों को, चलो ठीक है बोलना चाहिए, मैं आप लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं दिख रहा था तो चलो आपने बता दिया और बाकी साइलेंट रहा। हाँ? तो ये अब दिख रहा है, हाँ सर। हाँ, अब देखो इधर, यहाँ में हम लोग अगर सपोज जो पहला क्वेश्चन बताया था मैंने, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 6 कार्बन ऑक्सीजन का जरूरत होता है और बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस बनता है 6 वाटर, और प्लस मिलता है 8 किलो कैलोरी। तो इसीलिए इसका यहाँ पे यही होगा, तो यहाँ में प्लस साइन होगा, यहाँ में भी प्लस साइन होगा। तो देखो बच्चों यहाँ में ये वाला क्वेश्चन कह रहा था, तो ग्लाइकोस और लाइसिस से मिला है, लेकिन आंसर इसमें सी दिया है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी। तो जिस बच्चे ने भी बी आंसर दिया है और वहां में इनकरेक्ट माना गया है तो वो अपने मार्क्स में 4 ऐड कर देगा, और मैं आप लोगों का मार्क्स में भी ऐड करवा दूंगा ये। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज का पहला ब्रेकडाउन जब होता है तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वाला, ग्लाइकोलाइसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसीलिए बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, एमडन मेयरा पाथवे किसका नाम है, ग्लाइकोलाइसिस का। तो इसीलिए इसका आंसर ये सीधे साधा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब ये बताया था मैंने आप लोगों को, ग्लाइकोलाइसिस जो है एक यूनिवर्सल पाथवे होता है which occurs in all type of cells, so virtually all cells।
तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा दैट विल बी द ए। तो नेक्स्ट वन, जरा कहाँ में ग्लाइकोलाइसिस होता है, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? बच्चों कहाँ? वेरी गुड, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ईटीसी भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लिंक रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि जरा पहला स्टेप बता दो मुझे ग्लाइकोलाइसिस का, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वेरी गुड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखो बच्चों ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये फॉस्फेट का ऐड होना इस ग्लूकोज पे, इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो दैट मीन्स पहला स्टेप में ग्लूकोज पे ऐड हुआ फॉस्फेट और इस प्रोसेस को कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। तो ये मैं आप लोगों को बताया नहीं था, लेकिन मैं देखा था कि आप लोग अपने दिमाग से कर सकते हैं क्या। अगर इस रिएक्शन में फॉस्फेट ऐड हो रहा है तो फॉस्फेट ऐड होने को क्या कहेंगे, तो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं उससे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। तो देखो यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जरा बच्चों किस में स्प्लिट होता है ग्लाइकोलाइसिस में? ये एक क्या बताया था मैंने, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा क्या बताया था, ग्लाइसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा। अब देखो इधर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इसमें आप लोग अगर क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो इसमें मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिस दिया था कि क्वेश्चन ढंग से पढ़ना जरूरी है। तो इसमें लिखा है इन ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय। तो आप लोगों को पता है बच्चों फाइनल एक्सेप्टर कौन होता है इलेक्ट्रॉन का? फाइनल इलेक्ट्रॉन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? ऑक्सीजन। लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ में इन्वॉल्व होता है? जब ईटीसी होता है ना? तो बच्चों यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ में इलेक्ट्रॉन जो है वो लेगा और माने कि एक्सेप्ट होगा, यानी कि ग्लूकोज से रिमूव करा जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में NAD पॉजिटिव ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है और ये बनता है NADH। तो बच्चों ये NAD पॉजिटिव तब NADH बनेगा जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और जब इसके पास 2 प्रोटॉन आएगा। तो इसका मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस के समय इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो मिल रहा है NAD पॉजिटिव को। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा NAD पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तब होता अगर ये ETC कहता। तो इसीलिए मे भी किसी बच्चे ने ये दिया होगा लेकिन गलत है, तो NAD पॉजिटिव देना है। तो अब देखो नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो बच्चों ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो है आप लोगों को बताया था मैंने, जब पाइरुवेट में PDH आया था और PDH इसको एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट किया था, और इसमें बताया था 3 ही कार्बन और इसमें बताया था 2 ही कार्बन। जरा बता दो यहाँ पे क्या लॉस हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना था, NADH बना था इधर। तो बच्चों अब इसका मतलब यहाँ में ऑक्सीडेशन भी हुआ, डिहाइड्रोजनेशन भी हुआ और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हुआ, तो कहेंगे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसीलिए लिंक रिएक्शन में ये हुआ था ऑक्सीडेटिव, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसका सी आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख लो आप, इन हाउ मेनी स्टेप्स ATP इज यूटिलाइज, जरा कितने स्टेप में ATP यूटिलाइज होता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर? 2। वेरी गुड, 2। जरा वो स्टेप का नंबर बता दो, एक क्या था 1 और 1 एक क्या था 3 3। 3। इसलिए क्या होगा इसमें, यहाँ में आंसर 2 स्टेप्स पे हो। तो नेक्स्ट, द प्रोसेस वेयर देयर इज इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बच्चों जरा आप लोग बता दो मुझे, मैंने आप लोगों को ईस्ट के अंदर बताया था, जब ईस्ट के पास ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है तो क्या करता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन? एनारोबिक। और यही ईस्ट बताया था जब इसके पास ऑक्सीजन आता है, ज्यादा होता है, तो ये शो करता है एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस में अब एनारोबिक रेस्पिरेशन इनहिबिट होता है। क्या बताया था उस इफेक्ट का नाम, पैस्चर इफेक्ट। व्हाट इज दैट इफेक्ट कॉल्ड एज? So remember, Pasteur effect is the inhibition of glycolysis during in anaerobes
ड्यूरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप लोगों ने लिखा था या नहीं वैचर इफेक्ट? बच्चों पैचर इफेक्ट लिखवाया था या नहीं? हाँ सर। हाँ, तो अब देखो इधर, ये देखो दूर से दिख रहा है ये ग्लूकोज है, और दूर से दिख रहा है ये इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। तो बच्चों ये 2C हो गया C2, और ये 3 और 2 प्रोटॉन हो गया 5, और एक OH हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ में C2H5OH ये इथेनॉल होगा। तो अब अगर ग्लूकोज इथेनॉल में कन्वर्ट कर होता है, क्या वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है या एरोबिक रेस्पिरेशन में? एनारोबिक। और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा दैट विल बी द ए। सो see here the number of ATP produced when one molecule of glucose undergoes fermentation. Fermentation is aerobic respiration या anaerobic respiration? जो फर्मेंटेशन एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है? एनारोबिक होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखूंगा वही आपको बताना है। फर्मेंटेशन इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बताओ एनारोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एटीपी कितना बताया था बनता है? 2। तो इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो अब देखो इन हर्डल रेस, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, न लिखवाया था, लेकिन मैं सोचा कि आप अपना दिमाग यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर आप लोगों को याद होगा, जरा बच्चों लैक्टेट फर्मेंटेशन बताया था मैंने, कहाँ कहाँ होता है लैक्टेट फर्मेंटेशन? जरा एग्जांपल बता दो, जब मैंने आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ाया था, जल्दी। मसल। वेरी गुड। एक बताया था बैक्टीरिया के अंदर, और एक बताया था कहाँ में? मसल के अंदर। तो मसल के लिए एक स्पेसिफिक टर्म दिया था मैंने, जरा क्या दिया था आप लोगों को टर्म? मसल में कब होता है? हाइपोक्सिया के समय। और व्हाट इज हाइपोक्सिया? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो बच्चों जब हम लोग नॉर्मल काम करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन डिमांड बॉडी का नॉर्मल ही होगा। अब बता दो अगर कोई बंदा रेस कर रहा है, तो माने कि ये वर्कआउट कर रहा है या ये एक्सरसाइज कर रहा है, जरा बताओ इसके बॉडी में क्या ऑक्सीजन का डिमांड नॉर्मली होगा या इंक्रीज हो जाएगा जब वो वर्कआउट करेगा या रेस करेगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? ज्यादा। तो अब जो हमारे मसल्स होते हैं, तो मसल्स का जो पेरिफेरल पार्ट होता है, जो ब्लड के नजदीक होता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, और वो ऑक्सीजन अंदर पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि आगे यूज होता है। अब बच्चों इस अंदर वाले पार्ट ऑफ मसल में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होता है, तो मतलब हाइपोक्सिया होगा। अब बता दो जब हाइपोक्सिया होगा तो कौन सा फर्मेंटेशन होगा? लैक्टेट फर्मेंटेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था मसल में, लेकिन यहाँ मैंने आपको देखा कि क्या आप अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। तो हडल रेस मींस कोई एक्सरसाइज हो रहा है, कोई वर्कआउट हो रहा है। जब भी वर्कआउट होता है तो मसल में ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, तो मसल में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होना हाइपोक्सिया है, और हाइपोक्सिया के समय लैक्टेट फर्मेंटेशन होता है। तो नाउ नेक्स्ट, एन एरोबिक रेस्पिरेशन मोर यूजेबल केमिकल देन फर्मेंटेशन। जरा बता दो क्यों एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये फर्मेंटेशन, बिकॉज फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स, क्या फर्मेंटेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है या एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है? बच्चों किसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, फर्मेंटेशन में या एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का? फर्मेंटेशन में। तो इसीलिए यहाँ में हम क्या लिखेंगे? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के कारण ग्लूकोज का पूरा एनर्जी नहीं निकलता, खाली 2 ही एटीपी बनता है। सो देखो क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन, जरा क्या क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है? एनारोबिक। ना, एनारोबिक नहीं होता है। एनएरोबिक मतलब खाली कहा था, एनएरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस होता है ओनली, बस। और अगर आप लोग को याद होगा स्टेजेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन,
बच्चों स्टेजेस ऑफ एस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या बताया था पहले? ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या था? लिंक रिएक्शन, तीसरा क्या था? क्रेब्स साइकिल, और चौथा क्या था? ईटीसी। अब बताओ क्रेब्स साइकिल क्या एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है? Aerobic. एनारोबिक में या तो लैक्टेट बनेगा या तो इथेनॉल बनेगा, कोई क्रेब्स साइकिल वगैरह नहीं होता है। अब देखो इधर, यहाँ कह रहा है कि कॉमन क्या है फैट ब्रेकडाउन का, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन का और प्रोटीन ब्रेकडाउन का। बच्चों क्या कहा था मैंने, ये जो फैट है, प्रोटीन है, मेनली क्या देता है, ये कौन सा कंपाउंड देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये एसिटाइल कोएंजाइम बताया था मैंने, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो इसलिए आंसर इसका एसिटाइल कोएंजाइम ही होगा। इसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हद होगा जो आपके नोट से था, नोट्स में, लेकिन पूछा मैंने आपसे रीजनिंग वाला, और लेकिन बाकी सब आपके नोट्स में था। अगर आप लोग नोट्स रिवाइज करते हैं, कम से कम आप 43-44 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक करते हैं। तो अब देखो इधर, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एसिटाइल कोएंजाइम इज सिंथेसाइज्ड। बच्चों लिंक रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होता है या लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक, तो टीसीए साइकिल, जरा टीसीए का फुल फॉर्म क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल किसका नाम था? क्रेब्स साइकिल का, इसीलिए हैंस क्रेब्स। तो अब देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, कहाँ में क्रेब्स साइकिल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे देखो, इन क्रेब्स साइकिल ऑक्सलो एसिटेट एक्सेप्ट्स, जरा इस ऑक्सलो एसिटिक एसिड में बता दो कितने कार्बन होते हैं? 4। और एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन होते हैं? 2। और जब ये दोनों मिलते थे तो बच्चों क्या था पहला क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट? साइट्रिक एसिड। तो क्या होगा आंसर इसका? साइट्रिक एसिड होगा। तो अब नेक्स्ट जो है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ सिट्रिक एसिड। देखो ऊपर ही बताया, 4 और 2 कितने हो गए? 6। अब बताओ कितने कार्बन एटम होंगे इसमें सिट्रिक एसिड में? 6 कार्बन एटम्स होंगे जो ऊपर इसमें ऑक्सलो एसिटिक एसिड में 4 था, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 था, 4 और 2 हो गए 6। तो जरा किस रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल में जीटीपी बना था? बच्चों किस रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल में जीटीपी बना था? जब सक्सेनाइल कोएंजाइम किसमें कन्वर्ट हुआ था? किसमें कन्वर्ट हुआ था? सक्सेनेट में। और बच्चों जब एटीपी डायरेक्टली बनेगा सबस्ट्रेट से तो क्या कहते हैं उस फॉस्फोराइलेशन को? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब भी सबस्ट्रेट से डायरेक्टली बनता है तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ये है इसका आंसर। और अब देखो नेक्स्ट वन, जब क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम आया था और वो एसिटाइल कोएंजाइम लॉस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और बच्चों वाटर भी निकलता है, तो इस और 2 CO2 मिला था। तो इसीलिए क्रेब्स साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा CO2 एंड H2O, बिकॉज जो एसिटाइल कोएंजाइम था और वो लॉस हुआ CO2 में। एक क्रेब्स साइकिल में 2 CO2 निकलता है, तो इसीलिए आंसर होगा CO2 एंड H2O। अब देखो इधर, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। बच्चों एक सिट्रिक एसिड साइकिल में कितना जीटीपी बनता है? एक एक क्रेब्स साइकिल में कितना NADH बनता है? 3। और एक क्रेब्स साइकिल में कितना FADH2 बनता है? 1। और यही सारा मिला के एक क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी बताया था? 12 एटीपी। 9 और 2 11 और 1 12, और 2 क्रेब्स साइकिल में कितना हो जाएगा? 24 एटीपी। अब कह रहा है कि अगर क्रेब्स साइकिल का एक टर्न होगा तो कितनी बार फॉस्फोराइलेशन होगा सबस्ट्रेट लेवल? तो वो याद रखना है, एक बार। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा 1, क्योंकि एक ही बार जीटीपी बनता है। अगर 2 क्रेब्स साइकिल की बात करें तो 2 जीटीपी,
तो लेकिन यहाँ में 1 टर्न क्या है, तो मतलब एक ही जीटीपी बनता है। तो अब देखो इधर मैं यहीं पे जरा ये NADH बता दो कितने ATP के बराबर होता है? 3। एक NADH है ना, और बच्चों एक FADH कितने ATP के बराबर होता है? 2 तो देखो ये क्वेश्चन यही है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ये टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन होता है। और स्टूडेंट देखता है ये लंबा क्वेश्चन है, अरे ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो टफ होगा, फायदा क्या है इसको करना। लेकिन जब घर पहुंचता है ना तो देखता है अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, ये क्यों नहीं किया मैंने। तो अब इनमें कुछ नहीं है लिखा है, एक NADH कितने ATP के बराबर होगा, तो क्या बताया था अभी? 3 ATP। और अब ये लिखा है पूरा बड़ा चढ़ा के ताकि स्टूडेंट डिसइंटरेस्टेड हो जाए और स्टूडेंट को लगे कि नहीं ये टफ है, शायद क्या लिखा है इधर। तो बाकी वही है जो मैं आपको पढ़ाया, ETC में NADH इलेक्ट्रॉन फाइनली देगा ऑक्सीजन को, और वो NADH जो है उससे 3 ATP बनेगा, वही कहानी लिखा है इधर। तो यहाँ पे लिखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन इज, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर? ऑक्सीजन। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन ही होता है। देखो बच्चों, द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? ATP। क्या रेस्पिरेशन स्टेप वाइज होता है रिएक्शन स्लोली, या रेस्पिरेशन खाली वन स्टेप प्रोसेस है? स्टेप वाइज। स्टेप वाइज प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन का काम क्या है? ATP निकालना। तो इसीलिए ATP इन स्मॉल स्टेप्स होगा, स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स होगा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब देखो इधर फैट्स आर ब्रोकन डाउन। बच्चों कहा था मैंने, जब फैट डाइजेस्ट होता है तो क्या क्या बताया था निकलता है इससे? फैटी एसिड, और क्या बताया था? और ग्लाइसरॉल। तो इसीलिए आंसर क्या होगा इसका? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। और फिर ग्लाइसरॉल किस में कन्वर्ट हुआ था? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ था? PGAL में। और ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हुआ था? एसिटाइल कोएंजाइम में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम किधर गया था? क्रेब्स साइकिल। क्लियर? तो ये होगा इसका आंसर। और अब बता दो मुझे किस में बताया था RQ जो है इनफिनाइट होता है? क्या एरोबिक रेस्पिरेशन का या एनारोबिक रेस्पिरेशन का? क्योंकि O2 जो है वहां में क्या यूज होता था? 0। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज व्हाट? इनफिनाइट। तो इसीलिए RQ इज इनफिनाइट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। सीधा सा क्वेश्चन था, और जो आप लोगों को मैंने बताया भी था और कहा था याद रखने के लिए भी। अब देखो इधर इसको पढ़ लेना ढंग से। आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस बताया था रीजनिंग वाला, क्या जरा आप लोग ही बता दो मुझे, विच इज मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन रेस्पिरेशन? ग्लूकोज। ग्लूकोज। अब बता दो क्या ये असर्शन आप लोगों को सही लग रहा है या गलत लग रहा है? सही है। सही है। अब देखो इधर व्हेन ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज 1। बच्चों ग्लूकोज क्या कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, या प्रोटीन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना बताया था? 1। 1। तो अब बता दो मुझे, क्या ये सेकंड रीजन जो है ये गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है? ये सही स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट है। तो लेकिन इसका और इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ये इसका रीजन नहीं है, और लेकिन दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि बोथ A and R आर ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इनको हम लोग रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन कहते हैं, और मैं आपको और भी रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन करवा दूंगा। और फिलहाल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो भी हमने पढ़ना है, तो अब बता दो मुझे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किसका 1 था? अभी आप लोगों ने सीखा किसका 1 होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का, बिकॉज CO2 6 प्रोड्यूस होता है और 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो यूज होता है, 6/6 जो है वो 1 होगा, एंड दिस इज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब देखो बच्चों इधर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1, जरा किसके लिए बताया था लेस देन 1 होता है? 1 अभी आप लोगों ने देखा कार्बोहाइड्रेट के लिए, आप लोगों ने अभी देखा इनफिनाइट एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। जरा आप लोग बता दो मुझे फैट्स के लिए कितना था?
0.7. 7. प्रोटीन्स के लिए कितना था? 0.9. अब देखो बच्चों, बनाना में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? जरा बताओ, जब हम बनाना खाएंगे तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होगा? 1, है ना? पोटैटो में स्टार्च होता है और स्टार्च बच्चों कार्बोहाइड्रेट है। अब बता दो क्या होगा इस पोटैटो का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? 1. बनाना में फ्रुक्टोज होता है, कार्बोहाइड्रेट है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 होगा। पील्ड पोटैटो स्टार्च है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 है। सिट्रस फ्रूट्स तो बच्चों इसमें स्ट्रिक एसिड होगा। जरा बताओ, मैंने ऑर्गेनिक एसिड का क्या बताया था रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए अब कैस्टर सीड में बच्चों ऑयल होता है, आप लोगों ने सुना होगा कैस्टर ऑयल। और अब बता दो मुझे, इन कैस्टर सीड जब हम लोग खाएंगे तो क्या मिलेगा हमारी बॉडी को? ऑयल। और ऑयल क्या होता है? फैट। जरा फैट का बता दो क्या होगा? 0.7। अब बताओ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज लेस देन 1 फॉर व्हाट? कैस्टर सीड। तो अब आप लोगों को पता चला कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को रटने से ही नहीं होगा, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे समझने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जैसे ये आप लोगों का दिमाग देखा, बच्चों को क्या पता है खाने में क्या क्या चीज होता है? बनाना में कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट, सिट्रिक एसिड में फूड एसिड्स होता है, और कैस्टर सीड में ऑयल। और अगर ऑयल होगा तो लेस देन 0.1 होगा, दैट मीन 0.7 होगा। अब देखो बच्चों, इधर ये ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। बच्चों, फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है, और ईटीसी में आप लोगों ने सीखा था ऑक्सीजन का यूज है। और ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में दो एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा, लेकिन ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट रोल है लिंक रिएक्शन में ऑक्सीजन का, लेकिन ईटीसी में डायरेक्ट रोल होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो गया। तो नेक्स्ट देख लो आप इधर, ये था पार्ट ए। अब बता दो, इस पार्ट ए में आप लोगों को 35 क्वेश्चन करना था। जरा किस बच्चे का बराबर 35 ठीक हुआ? Is there any guy who had corrected all these questions? चलो, किसी का 30 से अबव हुआ? अबव 30? हाँ? नहीं? हाँ, चलो अब हम लोग ओवरऑल देखेंगे आगे। तो पहले मैं आपको पार्ट बी का बता देता हूँ। अब देखो इधर में पार्ट बी में आप लोगों को बड़ा इसमें देखो, पार्ट बी में कोई क्वेश्चंस कैसे आएगा? जो पार्ट ए होगा वो नीट में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा इजी, और इसमें आएगा मीडियम लेवल क्वेश्चंस। और बच्चों, लेकिन जो पार्ट बी होगा उसमें क्वेश्चंस थोड़े टफ होंगे, और उसमें क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग होंगे। और जो बच्चे का टाइम वेस्ट कराए, और ताकि बच्चा उसी में घुसा रहे और वहां फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व ही नहीं कर पाए। अगर किसी बच्चे ने पहला सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी से स्टार्ट किया, बिकॉज बायोलॉजी स्कोरिंग होता है, तो पहले इसी को अटेम्प्ट करना होता है मेडिकल स्टूडेंट को। और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसके लिए टाइम बचाना है बायोलॉजी में, ताकि बायोलॉजी का क्वेश्चन कम से कम टाइम में फिनिश करना है। और लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट को मजबूर करेंगे टाइम देने पे। अब देखो, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप लोगों को पता था कि भाई जब पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, यहाँ से CO2 भी लॉस होता है और यहाँ में NADH भी बनता है। तो देखो, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ये नहीं होगा, ATP प्रोड्यूस नहीं होता लिंक रिएक्शन में, तो इसीलिए इसका होगा 1, 2 एंड 4, क्योंकि लिंक रिएक्शन में कोई भी डायरेक्ट ATP नहीं बनता है। इधर देखो आप, इन विच ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ATP इज यूटिलाइज्ड। सो ये आप लोगों को पता है कि भाई इसमें ATP स्टेप 1 है ये,
ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप 2 है और ये ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप 10 है। स्टेप 10 में एटीपी बनता है, तो लेकिन बच्चों यहाँ में एटीपी यूज होता है, तो इसीलिए हम इसका 1 और 2 ले लेंगे, और जहाँ में यूटिलाइजेशन होगा तो करेक्ट आंसर होगा 1 एंड 2। 3 क्यों नहीं लिया? बिकॉज इसमें एटीपी बनता है, यूटिलाइज नहीं होता। सो नेक्स्ट वन, ये जो फर्मेंटेशन है ये बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है। अगर आप लोगों को याद होगा, बताया था मैंने पायरुवेट जो है कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में, और बच्चों फिर एसिटाल्डिहाइड बताया था कन्वर्ट होता है इथेनॉल में, और बताया था जब ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में और यहाँ से CO2 लॉस होता है, और इस एंजाइम का नाम था पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, और इस एंजाइम का नाम था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब देख लो यहाँ में ए क्या होगा इधर इथेनॉल, बी क्या होगा इधर एसिटाल्डिहाइड, और सी क्या होगा यहाँ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। दैट मींस ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन था जो मैंने आपको इथेनॉलिक फर्मेंटेशन पढ़ाया था। तो साइमल्टेनियसली यहाँ कह रहा है कि कौन से दो नाम सेम है, तो आपको पता है कि भाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऑल्सो सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और ये दोनों नाम क्रेब्स साइकिल के लिए, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग, तो एक तो लिंक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, और बच्चों एक तो उधर होता है क्रेब्स साइकिल में, और आगे मैं आपको सिखाऊंगा एसिटाइल कोएंजाइम जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो बच्चों उस वक्त भी जो है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है। तो नेक्स्ट वन, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को कहा था कि साइट्रेट जो है क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होता है आइसोसाइट्रेट में, और बच्चों आइसोसाइट्रेट बताया था कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। ये क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन है, लेकिन कहा था आइसोसाइट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है और थ्रू एन इंटरमीडिएट, और उस इंटरमीडिएट का नाम था ऑक्सिलोसक्सिनिक एसिड। तो इसमें कितने कार्बन एटम थे? 6। इसमें कितने कार्बन एटम थे? 6। इसमें कितने कार्बन एटम थे? 6। लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, और इसीलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 5 हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा 6 कार्बन एटम। तो यहाँ में 6 6 और यहाँ में 5 होता है, लेकिन ये इसके बाद में, इसके बनने के बाद में डिकार्बोक्सिलेशन होता है, लेकिन यहाँ में इसीलिए 6 रहता है, तो हमें 6 देना है आंसर। आप देख लो अपना कॉपी, वहां पे लिखा है इसमें 6, इसमें 6, इसमें 5, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। FADH कहाँ में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है? अभी आप लोगों को ऊपर बताया था कि जब क्रेब्स साइकिल में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, और बच्चों सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में, और यहाँ में FADH बनता है। तो दैट मींस सक्सिनेट जब फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो तब जाके FADH बनेगा। और इनर मेम्ब्रेन के साथ अगर आप लोगों को याद होगा कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, तो यहाँ से यूबिक्विनोन बताया था इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको देता है, और ये थर्ड को देता है, और यहाँ से बताया था साइटोक्रोम C, और यहाँ साइटोक्रोम C फोर्थ को देगा, तो इसीलिए इसका आंसर होगा साइटोक्रोम C, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड से फोर्थ को इलेक्ट्रॉन देता है। और यहाँ में ATP बताया था जब बाहर में प्रोटॉन्स फेंकता है ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, और वो प्रोटॉन जो है वहां में pH ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है, और फिर चार्ज भी यहाँ प्रोड्यूस होती है, पॉजिटिव इस साइड, नेगेटिव इसका कहा था मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और इस पोटेंशियल को कहा था मैंने प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो बच्चों यहाँ में अब प्रोटॉन ग्रेडियंट दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर यही होगा। और क्या नाम था इस हाइपोथेसिस को जिसने एक्सप्लेन किया था ये ATP फॉर्मेशन? कैन एनीवन विल टेल मी व्हाट वाज दिस हाइपोथेसिस? कैन एनीवन विल टेल मी व्हाट वाज दिस हाइपोथेसिस जिसने एक्सप्लेन किया ATP का फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ, केमो हाइपोथेसिस। वेरी गुड, केमो हाइपोथेसिस, और साइंटिस्ट था पीटर मिचेल जिसने इसको दिया था।
तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो आप विच मल्टीपल चॉइस एंजाइम्स ऑफ टीसीए साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोगों को लेकिन इनकरेक्ट देखना है। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन टेक्स नो, ये गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा। ये इसके साथ मत हो, ये तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये आप इसका आंसर होगा बिकॉज जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोफॉस्फोराइलेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, लेकिन यहाँ में आउटर मेम्ब्रेन दिया है, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन जो है गलत है। तो एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन, बच्चों आप लोगों को मैंने कहा था दो पार्टिकल्स होते हैं, एक कहा था F0 और एक क्या कहा था F1। तो F0 से प्रोटॉन अंदर आता है और F1 में एटीपी बनता है, तो इसीलिए इसका F1 पार्टिकल होगा आंसर। F0 प्रोटॉन वापस ले आता है मैट्रिक्स में और F1 एटीपी बनाता है। तो नेक्स्ट वन, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड इन प्लांट ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 40 मोल्स। आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज अगर एक होगा, ग्लूकोज एक से बनता है 36 या 38 एटीपीस। अब ये कह रहा है 40 मोल्स, तो बच्चों 40 मोल से होगा 40 इंटू 36 और 30 और अगर आप लोग 40 इंटू 38 करेंगे ना और ये आएगा 1520, तो इसीलिए यहाँ में 1520 एटीपी बनेगा। डरना नहीं है, एक मोल से 36 या 30 एटीपी 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 100 होगा, तो मल्टीप्लाई 100 करना है। तो यहाँ इसने ये वाला नहीं लिया है और यहाँ इसने ये वाला लिया 38 वाला, तो आएगा 1520। तो अब देखो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 30 एटीपी 88 बनता है, तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में आप लोगों को मैंने कितना एटीपी कहा था बनता है, 6 या 8। लिंक रिएक्शन में कितना कहा था, 6, और 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर कितना कहा था, 24। तो यही 8, 6 और 24 ये हो गए 36 38, लेकिन यहाँ 38 का है तो यहाँ में इसलिए 8 लिया है, तो अगर हम इसमें 6 लेते तो यहाँ पे बनता फिर 36। जरा ग्लाइकोलाइसिस में डायरेक्ट एटीपी कितना बनता है, ग्लाइकोलाइसिस में 4, वेरी गुड। ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी यूज होता है, 2। ग्लाइकोलाइसिस में कितना एनएडीएच बनता है, 2 एनएडीएच कितना एटीपी, 6 और प्लस 4 बना था वहां पे, डायरेक्टली हो गया 10, 10 को माइनस कर लो 2 कितना हो गया 8, और फिर लिंक रिएक्शन में 2 एनएडीएच हो गया 6, और फिर एक क्रेब्स साइकिल में 12 और 2 क्रेब्स साइकिल में 24, इसीलिए इसका आंसर जो है वो ये होगा, बी होगा। सो चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है, लिंक रिएक्शन, लिखा नहीं है। लिंक रिएक्शन के बाद क्या होता है, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इसीलिए इसका आंसर सी होगा। तो अब देख लो बच्चों इधर, इन सकुलेंट प्लांट्स ओपन शेड, और क्या था इसमें, सकुलेंट्स में क्या प्रोड्यूस नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीजन यूज होगा, तो क्या होगा, 0 डिवाइड बाय समथिंग, तो वो क्या हो जाएगा, 0, तो इसीलिए आंसर क्या होगा इसका, 0। तो सकुलेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, इसीलिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये था रिगार्डिंग आप लोगों के टेस्ट के बारे में। अब आप लोगों का रिजल्ट तो पता ही चला होगा ना, जरा किस बच्चे का 500 से ज्यादा आया है, इज देयर एनी गाय हु हैड स्कोर्ड मोर देन 500? चलो कोई बच्चा है जिसने 500 से ज्यादा मार्क्स लाया है ओवरऑल, चलो कोई बच्चा जिसने 400 से ज्यादा लाया है, is there any guy who had scored more than 400 marks overall in all subjects? 300 से अबाव कितना आया है, 7 ना 397 397। तौहीदुल आपका कितना आया है, तौहीदुल का कितना आया है टोटल
हाँ 387 टोटल। 387। तो मतलब आप लोगों का बैच का जो है, आप लोगों का जो एक और बैच जो है उसमें बच्चों ने 600 भी स्कोर किया है। एक बच्चे का तो 700 आ गया, 720 आ गया। इसलिए चलो ठीक है, ये आप लोगों का पहला टेस्ट था। डोंट बी डिमोरलाइज। तो बट पॉजिटिवली लेना है, देखना है गलती कहाँ किया है और रिवाइज करना है। आप लोगों को खुद पता चला होगा क्यों कम मार्क्स आए हैं। तो लेकिन आप लोगों को 600 से अबव मार्क्स लाना है और वो आप लोगों को आदत रखना है। और ये आदत जो है ये चेंज करना है। 387 तो कम से कम 600 से, अब एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो अगर आप लोगों का टेस्ट में इसमें आ गया 400 के करीब, तो बच्चों नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 450, और फिर धीरे 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 होना चाहिए 500, और फिर धीरे 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 होना चाहिए 600 से अब। तो ये आदत आप लोग मेंटेन कर लो 600 से ज्यादा लाने का, आप देखो आपके लाइफ में अच्छा होगा। तो ये था हम लोगों का टेस्ट डिस्कशन। तो आई होप आप लोगों के लिए ये फ्रूटफुल रहा होगा। जिस बच्चे को अभी भी डाउट है वो पूछते रहे डाउट, और कोई भी टॉपिक को वीक मत छोड़ो, हर कोई टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो अब आप लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक को कंटिन्यू कर लेना, जो हम लोगों का फोटोसिंथेसिस चल रहा था। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और अब आप लोग लिख लेना वहां में रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कोई बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है वो बंद रखे है, रहमानुल माइक्रोफोन बंद रख लो। रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो इसमें क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और कॉमन लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड are the main components required for photosynthesis. Are the main components required for photosynthesis. So देखो इसमें chlorophyll is a green pigment on the plant leaves. और बच्चों यहाँ पे आप लोग लिख लेना फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स are carried to explain the importance of these components. तो पहला अब जो है लिख लेना आप उधर में वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों अब देखो इसमें आप याद रख लेना वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या करा है। यहाँ में एक लीफ लिया गया है और जिसको पार्शियली थोड़ा ब्लैक कपड़े से, ब्लैक स्ट्रिप से, ब्लैक पेपर से जो है बांधा गया था। तो आप लोग लिख लेना इन दिस एक्सपेरिमेंट a variegated leaf a variegated leaf
that is a leaf, that's a leaf which is partially covered with black paper. In this experiment, a variegated leaf, that is a leaf which is partially covered with black paper, and the leaf that was exposed to light were used. Clear? तो इसमें आप लोग लिख लेना ऑन, आप लोग लिख लो पहले, इसके बाद मैं आपको सब ये डायग्रामेटिकली समझा दूंगा. On testing these leaves for starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of leaves, that were in the green parts of leaves in the presence of light. In the presence of light. On testing these leaves for starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of leaves in the presence of light. Are you done with this? No, sir. No, sir. आप लोग मुझे बता देना जब खत्म हो जाएगा. हो गया? No, sir. हो गया सर. आप देख लो इधर में, अगर सपोज मैं यहाँ पे ये लीफ ले लूं और ये एक प्लांट का स्टेम ले लूं मैं, और इस प्लांट के स्टेम के साथ मैं लीफ को अटैच करूंगा, तो बच्चों इस लीफ में अब हमने क्या करा है, इस लीफ को हमने कवर करके रखा हुआ है एक ब्लैक स्ट्रिप से, एक ब्लैक पेपर से. तो मान ले हमने यहाँ में इसको ब्लैक पेपर से, ब्लैक स्ट्रिप से कवर करके रखा हुआ है. तो मैं यहाँ पे लूंगा लीफ अटैच विद प्लांट, और ये लेंगे हम लोग यहाँ में, दिस इज ब्लैक स्ट्रिप.
और अभी हम लोग का यहाँ पे देखना है कि एक टेस्ट करते हैं हम लोग, और उस टेस्ट का नाम है आइडीन टेस्ट, और वो मैं आपको अभी बता दूंगा वो आइडीन टेस्ट से क्या हमें मिलता है। तो जब हम लोग देखेंगे ये लीफ जो है इधर, और ये सपोज इस प्लांट से निकाल के हमने इसको टेस्ट किया, तो टेस्ट करके हमें इस लीफ में कुछ इस तरह से रिजल्ट मिल गया। तो देखा बच्चों कि यहाँ में जो लीफ का कलर है वो ब्लूइश आ गया, और यहाँ में भी ब्लूइश आ गया। और यहाँ में कोई कलर नहीं आया। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये लिख लेना एरिया जो है जो अनअफेक्टेड रहा, एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन। और बच्चों ये याद रख लेना, दीज आर द एरियाज ऑफ लीफ अफेक्टेड विद आयोडीन। और ये यहाँ में वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो अब देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को। बच्चों आप लोगों ने सुना होगा जो ब्लैक कलर है, क्या ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट होता है, या ब्लैक कलर जो है वो लाइट को ट्रांसमिट करता है? एब्जॉर्बर सर। एब्जॉर्बर होता है। तो अब बच्चों बता दो मुझे, इस लीफ पे लाइट पड़ा होगा, इस पोर्शन पे लाइट पड़ा, लेकिन इस पोर्शन पे लाइट क्या हुआ होगा? एब्जॉर्ब, है ना? तो लिखो इसमें ब्लैक, ब्लैक स्ट्रिप absorbs light, and thus the covered part of leaf could not carry photosynthesis. Could not carry photosynthesis, and thus starch was absent in that part. So इधर में लिख लेना exposed part of leaf synthesized starch by photosynthesis. In presence of light, and thus showed positive results during starch test.
Are you done with this? No, sir. अब आप लोगों को याद रखना है कि जो कवर्ड पार्ट था उस पे लाइट नहीं पड़ा। लाइट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ब्लैक कलर ने वो लाइट को एब्जॉर्ब किया और वहां में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बनेगा। और इधर में स्टार्च बना था क्योंकि लाइट पड़ा था, फोटोसिंथेसिस हुआ था, और इसीलिए स्टार्च टेस्ट के समय पॉजिटिव रिजल्ट दिया। Let me know when you will finish. Finished, sir. सर नहीं हुआ मेरा सर। आप लोग नोट्स को मेंटेन करते रहो क्योंकि कुछ बच्चा शायद लिख नहीं पा रहा है, तो अगर आप लोग कोशिश कर लो, अपने आप को ट्रेन कर लो। बिकॉज बच्चों, आप लोगों को कंपटीशन करने के लिए अपने आप को बड़ा तेज बनाना है। तो अगर आप लोग यहाँ में पहले नहीं लिख पाएंगे ढंग से और फिर कहेंगे शाम को दोबारा लिखेंगे, तो मतलब वो टाइम वेस्टेज हुआ लिखने में ही। तो लिखने अभी इधर में हम लोग धीरे धीरे करके लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, और कोशिश कर लो इधर ही लिखने वाला काम खत्म कर लो, और ताकि जाके जो घर पे आप टाइम देंगे वो रिवाइज करने पे देंगे। और जो बच्चा कहेगा कि नहीं मैं तो शाम को लिखूंगा, तो क्या वो लिखता ही रहेगा हमेशा? तो लिखने में 1-2 घंटा और बर्बाद हो गया। इसीलिए इधर ही लिखो भी, समझो भी, और घर पे जो है टाइम जो है उसको यूज कर लो रिवाइज कर लिए। और जो बच्चा रिवाइज के लिए टाइम यूज करेगा उसका ज्यादा एफिशिएंसी होगा और वो ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। डन सर। हाँ, तो अब देख लो बच्चों, यहाँ में अब बता दो मुझे, ये जो एक्सपेरिमेंट जो है अब कौन से कंपोनेंट का ये सिग्निफिकेंस दिखाता है, इंपॉर्टेंस दिखाता है? कितने कंपोनेंट कहे थे मैंने फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं? एक तो क्लोरोफिल, एक तो क्या कहा था, सनलाइट, और बच्चों क्या कहा था, एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब बता दो इन 3 कंपोनेंट में से किसका इंपॉर्टेंस से शो कर रहा है? सनलाइट। सनलाइट का है ना। तो यहाँ पे लिख लेना आप, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट स्टार्च, या हम लोग चलो और भी बता दूंगा मैं, ग्लाइकोजन, और यहाँ पे लिख लेना सेल्यूलोज। तो बच्चों ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसे आप लोग खुद से ये अपने लैब में जाके एक्सपेरिमेंट कर लेना, जो स्कूल में, तो आप लोग क्या कर लेना, 3 ट्यूब बना लेना। तो सपोज टेस्ट ट्यूब ले आना, और ये 3 टेस्ट ट्यूब जो है हमारे पास आ गए, और इन 3 टेस्ट ट्यूब में जाके, सपोज मैं आपका टीचर हूँ और मैंने इसमें 3 सॉल्यूशन रख दिए, और मैं कहूंगा कि ये सपोज सॉल्यूशन ए है, और मैं कहूंगा ये सॉल्यूशन बी है, और मैं कहूंगा ये सॉल्यूशन सी है। अभी आप लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है। तो अब मैंने क्या करा आप लोगों को कि एक ग्लास स्लाइड ले लो, और ग्लास स्लाइड पे इसमें से ड्रॉप ले लो एक, इसमें से एक ड्रॉप ले लो, इसमें से एक ड्रॉप ले लो, और वो ड्रॉप ना आप लोगों को कहूंगा कि मैं यहाँ में डाल दो, और इसमें से ले लो ड्रॉप जो है इधर में डाल दो, और इसमें से ले लो ड्रॉप और इसमें से इधर डाल दो। तो आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने लिया इसमें से एक ड्रॉप ऐड कर दिया स्लाइड पे, यहाँ में एक ड्रॉप ऐड कर दिया, और यहाँ में एक ड्रॉप ऐड कर दिया। तो मान ली हम ये यहाँ में ए है, और ये यहाँ में बी है, और ये यहाँ में सी है। अब आप लोगों को साइड को मैंने आयोडीन का एक बोतल दिया है, और हम लोग यहाँ पे आयोडीन का ड्रॉप्स ऐड कर देंगे। तो बच्चों जब हम आयोडीन का ड्रॉप्स ऐड कर देंगे तो यहाँ में कलर चेंज आएगा। तो अगर सपोज यहाँ में ब्लूइश कलर आया, तो ये याद रख लेना ये स्टार्च हो गया, और अगर यहाँ में रेड कलर आ गया तो वो याद रख लेना वो ग्लाइकोजन हो गया, और अगर यहाँ में कलर ही नहीं आया
तो दैट मीन्स वो जाके, ये आप पिंक कलर नहीं समझना, ये मतलब आप कलरलेस समझ लेना, क्योंकि स्क्रीन वाइट है तो वाइट नहीं दिखेगा। तो अब देखो इधर, यहाँ में जरा बता दो कौन सा कलर आया, ये ब्लू कलर, और ब्लू कलर जब आएगा तो बच्चों क्या होगा, ये स्टार्स। स्टार्च। और जरा बता दो यहाँ में कौन सा कलर आया, रेड कलर, और जब रेड कलर आएगा तो मतलब क्या होगा, ये ग्लूकोज। ग्लाइकोजन, ठीक। और यहाँ पे जरा बता दो कोई कलर नहीं आया, और जब कोई कलर नहीं आया तो क्या होगा, ये सेल्यूलोज। तो अब आप लोग खुद टीचर को बताएंगे, सर टीचर को आप बताएंगे सर ए में जो है स्टार्च है, और बी में जो है ग्लाइकोजन है, और सी में जो है सेल्यूलोज। और बिल उन्होंने बताया ही नहीं था, लेकिन आपने आयोडीन के हेल्प से ये चीजें बता दी। अब आयोडीन टेस्ट के समय स्टार्च कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। तो अगर आप लोग के पास जगह नहीं है इधर, आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग आयोडीन टेस्ट स्टार्च glycogen and cellulose provides blue, red and no color। ये आप लोगों का एनसीईआरटी में है, लेकिन इधर नहीं मिलेगा। और जब आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे जूलॉजी में, तो वहां आपको ये एनसीईआरटी से मिलेगा। और ये आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना, अपने कॉपी पे लिख लेना जब प्रैक्टिकल कॉपी पर। तो आयोडीन टेस्ट रिजल्ट भी और सारा प्रोसीजर भी पता चल गया। बताओ क्यों मैंने इधर में कलरिंग लिखा एरिया अनअफेक्टेड विद आयोडीन, और यहाँ में क्यों मैंने ब्लूइश कलर डाल दिया? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हाँ, बिकॉज यहाँ में लाइट पड़ा था तो स्टार्च बना, फोटोसिंथेसिस हुआ। यहाँ लाइट ही नहीं बना, फोटोसिंथेसिस, इसीलिए यहाँ में आयोडीन का कोई चेंज नहीं आया। और यहाँ में देखो आयोडीन रिएक्ट किया स्टार्च के साथ और कलर दे दिया। तो इसीलिए यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है आयोडीन आयोडीन, क्योंकि हम लोग आयोडीन टेस्ट ही यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। आर यू डन विद दिस? यस सर। तो इसमें आप लोग लिख लेना 10 variegated leaf experiment this variegated leaf experiment explains importance of sunlight in photosynthesis। Thus variegated leaf experiment explains importance of sunlight in photosynthesis। Clear? तो बच्चों ये था पहला एक्सपेरिमेंट, और जिसको हम लोग कहते हैं वेरिगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। तो अब आप लोग सेकेंड वाला लिख लेना, और सेकेंड वाला लिख लेना मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। Moll's half-life experiment। So in this experiment,
In this experiment, a part of leaf is enclosed in a test tube. पहले लिख लेना और इसके बाद हम लोग को डायग्रामिकली पूरा समझ लेंगे इसे. इन अ टेस्ट ट्यूब, और या आप लोग यहाँ पे लिख लेना टेस्ट ट्यूब जो है एक या इन अ बोतल लिख लेना, वाइड या बोतल विद वाइड माउथ. containing KOH. बच्चों KOH क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वेरी गुड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अरे आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं भाई, आप लोगों ने मार्क्स क्यों कम लाया? तो 300 400 मतलब ये मार्क्स बहुत ही कम आए, और जबकि मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे. आप लोग क्लास भी कर रहे हैं, रेस्पॉन्स भी दे रहे हैं क्लास में, तो लेकिन तब भी जाके आप लोगों ने कम मार्क्स लाए. KOH soaked cotton. Clear? In this experiment, a part of leaf is enclosed in a test tube containing KOH soaked ground, and the other half of leaf is exposed to air. देखो इसमें this experimental setup is placed in light for some time. Clear? तो बच्चों इसमें लिख लेना KOH absorbs CO2. KOH absorbs CO2 in this experiment. और इसमें लिख लेना 10 on testing for starch. Testing for starch, the exposed of a part of leaf, showed positive results. Exposed part of leaf shows positive results, while as the part of leaf that was in bottle showed negative results for starch. बच्चों कोई मुझे आप लोगों में से बताएगा कि जो बोतल के अंदर पार्ट था लीफ का, उसने क्यों नहीं स्टार्च बना पाया, और जो एक्सपोज था एयर में वो क्यों स्टार्च को बना पाया? कैन एनीवन विल टेल मी? चलो आप लोग लिख लो इससे पहले, और मैं आपको पहले डायग्राम दिखाऊंगा, डायग्राम से समझ लेंगे और फिर आप लोग मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना. आर यू डन विद दिस? यस सर.
अब देख लो आप इधर, मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ में एक फ्लावर पार्ट लूंगा, तो मींस मैंने इसमें, अब इसमें एक पौधा उगाया और ये पॉट है मेरे पास, और इस पॉट पे अब मैंने एक पौधा उगाया सर कंप्लीट नहीं और हुआ ये है। यहाँ पे प्लांट। सर कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, कंप्लीट नहीं हुआ। हो गया सर। चलो अब देख लो आप नेक्स्ट, यहाँ में ये एक प्लांट लिया मैंने। कंप्लीट नहीं हुआ है सर। हाँ, नहीं हुआ अभी। सर हो गया सर। हाँ, सर हो गए। अब देखो इधर, ये मैंने ये प्लांट लिया है और ये इस प्लांट के लीव है। और बच्चों, अब मैंने से इस लीफ में से, जो ये वाला लीफ है, ये मैंने एक बोतल में रखा हुआ है और उस बोतल का एक वाइट सा नेक है। एक बोतल है, इस बोतल का वाइड नेक है और इस बोतल में मैंने KOH रख दिया। अब ये और कॉटन रख दिया, कॉटन KOH सोप कॉटन रख दिया उधर। और बच्चों, इस बोतल को नीचे एक प्लेटफॉर्म दे दिया और ताकि जाके ये इस पे होल्ड रहे। और यहाँ पे मैं लिखूंगा वाइट माउथ बोतल। और ये यहाँ पे लिखेंगे हम, ये KOH का सॉल्यूशन है। और ये वाला जो है, हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट दे देंगे इस बोतल को। और ये लीफ है, और ये लीफ जो है, अब इस आधा इस बोतल के अंदर है और आधा जो है एक्सपोज्ड है, और ये हम लोग कहेंगे एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ, ये वाला। तो जब हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इस लीफ का, सपोज यहाँ से काटा हमने ये लीफ और इसको हम लोग देखेंगे अब। तो बच्चों, इस वाले पार्ट ऑफ द लीफ में हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव आए और इस वाले पार्ट में जो ये दूसरा वाला पार्ट है, इसमें रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आए। क्लियर? और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सपोज ये ब्लूइश पार्ट आ गया और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलरलेस पार्ट। और ये बता दो मुझे कौन सा पार्ट होगा? Which part is this here? Bluish part. Bluish part. क्यों? Starch synthesizer. और ये हम लोग ब्लूइश पार्ट लिखेंगे और ये मतलब प्लांट का एक्सपोज पार्ट था। और यहाँ में हम लोग लिखेंगे कलर ही नहीं आया। कलर क्यों नहीं आया? बिकॉज इसमें स्टार्च ही नहीं था, तो क्योंकि स्टार फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाया, तो यहाँ में लिख लेना कलरलेस। और यहाँ पे लिख लेना नो स्टार्च।
और ये पार्ट जो है प्लांट जो है ये लिख लेना पॉटेड प्लांट। क्लियर? अब बच्चों आप लोग बताएंगे मुझे इस बोतल वाले पार्ट हिस्से में जो हमने रखा था लीफ, उसमें क्यों नहीं स्टार्च बना? कि वो इसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। वेरी गुड। मैं आपको बताया हमें KOH एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो जब इस बोतल में जो CO2 होगा वो KOH एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इस लीफ को CO2 मिल ही नहीं रहा है, तो इसीलिए ये लीफ जो एक्सपोज पार्ट है उसको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइट भी पड़ रहा है और वो वहां पे जाके फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 दिस एक्सपेरिमेंट, या नीचे लिख लेना इसमें फिगर लिख लेना मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और नेक्स्ट लिख लेना 10 दिस एक्सपेरिमेंट shows the importance of carbon dioxide in photosynthesis. Shows the importance of carbon dioxide in photosynthesis. क्योंकि एक्सपोज वाले को मिला और बोतल में जो था उसको मिला ही नहीं, क्योंकि वो KOH ने जो है ये करा। Are you done with this? Yes, sir. तो ये था रिगार्डिंग मॉल्स लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो अब हमें और एक्सपेरिमेंट बताते जाने हैं, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट से पहले बता दो बच्चों जरा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ने हमें किसका इंपॉर्टेंस समझा दिया? सनलाइट का। और जो ये मॉल्स लीफ एक्सपेरिमेंट है इसने किसका हमें इंपॉर्टेंस समझा दिया? CO2 CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। जरा क्या फोटोसिंथेसिस एक्सर्गोनिक होता है या एंडरगोनिक होता है? एंडरगोनिक। लाइट को, ये एनर्जी को यूज करता है। तो बच्चों क्या फोटोसिंथेसिस जो है अपहिल प्रोसेस है या डाउनहिल प्रोसेस है? अपहिल प्रोसेस है। क्या फोटोसिंथेसिस ओनली ऑक्सीडेशन है या ओनली रिडक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या फोटोसिंथेसिस बायोलॉजिकल प्रोसेस है या फोटोसिंथेसिस हम लोग मानेंगे फिजिकल प्रोसेस है, या फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस है या फिजिको केमिकल प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है और फिजिको केमिकल प्रोसेस भी है। जरा फिजिकल यूनिट बता दो क्या है जो यूज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो केमिकल है वो क्या यूज हो रहा है? क्या बताया था केमिकल? जैसे स्टार्च बनता है, ग्लूकोज बनता है, ATP यूज होता है, NADH यूज होता है ना, वो सारे के सारे क्या है? वो केमिकल्स है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। सो सर इस अर्थ पे जो मेन बेसिस है लाइफ का, जरा बच्चों वो मेन बेसिस क्या है इस अर्थ पे लाइफ का? सनलाइट। और जो किसमें यूज हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग प्लीज इसको रिवाइज करते रहना, और ताकि जाके आप लोगों का ये टॉपिक आगे फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाए। और जिसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में वीकनेस रहा है वो उसको भी रिवाइज करते रहे। यूट्यूब से लेक्चर देखते रहो, जो भी डाउट आ रहा है डाउट क्लासेस अटेंड कर लो, उसमें डाउट पूछते रहो। और अगर डाउट क्लास में उसके बगैर भी डाउट आ रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सब पे है, तो व्हाट्सएप पे आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं जल्दी से उसको सॉल्यूशन भी दे दूं, और वर्बली उसमें जब मैं वॉइस नोट भेजूंगा या लिखा हुआ भेजूंगा कुछ, और उससे तुरंत आप लोगों का डाउट क्लियर हो सकता है। सो शुड आई एंड द मीटिंग नाउ? Of course, sir. Yes. टेक केयर। Bye, sir. Thank you.